हाँ, लास्ट क्लास में ग्राफ वाला पार्ट बनाना सिखा रहे थे। चलो ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग। ग्राफ वाले पार्ट पे हम थोड़ा बहुत और भी दो तीन केसेस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और टॉपिक का डिस्कशन आराम से कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में जितना कुछ मैंने बताया था वो तो तुम लोगों को खैर याद होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस तरह की चीजें। एंड उसके अलावा अगर हम लोग ग्राफ वाले पार्ट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा नए नए कंडीशंस को पुट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक दो ग्राफ हम चाहेंगे कि तुम लोग ट्राई करके देखो। जिसमें मान लो सबसे पहला ग्राफ वीटी वर्सेस टी स्क्वायर हो चुका है, वीटी वर्सेस टी। चलो ठीक है, एक ये ग्राफ ट्राई करके देखो। वीटी वर्सेस टी, ये ग्राफ ट्राई करके देखो एट कांस्टेंट एन एंड प्रेशर। इक्वेशन वही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं हम लोग। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर वाला पार्ट कांस्टेंट है, वीटी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है अपने को। बताओ क्या होना चाहिए ग्राफ, सोच के देखो। ट्राई करके देखो सवाल। आया किसी का आंसर, किसी भी इंसान का? कोई कुछ बोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रहा कि समझ नहीं आ रहा? हेलो? यस सर। आवाज आ रहा है, चलो समझ नहीं आ रहा है। मानसी बताओ ये क्या होना चाहिए ग्राफ? सर नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा। अब एक चीज रियलाइज करो तुम लोग, ये चीज बहुत ही मस्त होगा ये तुम लोग, क्योंकि अब 11th में, इसलिए तुम लोगों को सिखाना जरूरी है चीज। लास्ट क्लास हम ये टॉपिक पढ़ाए थे, लास्ट क्लास में तुम लोगों से ग्राफ्स वगैरह भी बताए थे, मतलब तीन चार एग्जाम्पल, पांच एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व भी किए थे। फिर हम ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद जब तुम लोगों से सेम सिचुएशन, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, यहाँ पे देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन वी वर्सेस टी का ग्राफ बनवाया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन वी टी वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ बनवाया है। तो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन, बस हम नाम चेंज किए, थोड़ा सा ग्राफ का वैल्यू चेंज किया, और सवाल समझ नहीं आ रहा। इस चीज को थोड़ा रियलाइज करना। जैसे जैसे अब आगे का टॉपिक्स आएगा, अब केमिस्ट्री 11th क्लास का आसान नहीं रहने वाला, बहुत ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग के बाद केमिस्ट्री आसान नहीं रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। इनफैक्ट फिजिक्स भी डिफिकल्ट आएगा, फिजिक्स में वर्क और एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, बहुत भारी भारी टॉपिक्स होंगे। 11th क्लास का सिलेबस ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके क्वेश्चंस ढंग से प्रैक्टिस करना मस्ट होगा। और इसीलिए रेगुलरली हम लोग टेस्ट वगैरह में पुराने टॉपिक से क्वेश्चंस वगैरह भी डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्यूमुलेटिव टेस्ट का पैटर्न रखा हुआ है, जिससे एक पार्ट टेस्ट और एक क्यूमुलेटिव टेस्ट। पार्ट टेस्ट में करंट टॉपिक का ही केवल सिलेबस होगा, जबकि क्यूमुलेटिव में पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक का सिलेबस चलेगा। क्योंकि हम लोगों का, इंसान का कर्तव्य होता है भूलना, वो टॉपिक भूलेगा, उसका काम है भूलना, सब कुछ भूल जाएगा। तो बेसिकली ये चीजें हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तुम लोग का काम है प्रैक्टिस करना इन चीजों को लेकर के, और हमेशा ट्राई करो कि नोट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन जब भी फुर्सत मिले उसको मैनेज कर लो, किसी तरीके से उसको देखने की कोशिश करो। हर वीक में एक बार नोट्स जरूर देखने की कोशिश करो पुराने टॉपिक्स का, ताकि हमेशा उस टॉपिक के साथ टच में रहे। शुरू में सबको बहुत आसान लगता है कि अरे बहुत आसानी से चल रहा है टॉपिक, धीरे धीरे चल रहा है। शुरू में दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ेगा, एक तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा अभी 11th में, क्योंकि 11 डिफिकल्ट है। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम आएगा, पुरानी चीजें भूलते जाएंगे। बच्चा वाला टॉपिक मत समझना इसको, 11th क्लास इज डिफिकल्ट, बहुत मेहनत चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है,
क्योंकि लोग करते आ रहे हैं हर साल, बहुत सारे लोग ये एडवांस क्लियर करते हैं, बहुत सारे लोग नीट क्लियर करते हैं, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हार्डवर्क चाहिए। तुम्हारा दिमाग कितना भी शार्प हो, उसे क्लास में चीज़ें समझ में आएंगी, बट दिमाग में चीज़ें रिटेन करने के लिए उसको घिसना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। फिर से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ही बार में तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। वीटी वर्सेस टी का अगर ग्राफ बनाते हैं तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में बताए थे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें जो चीज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है एंड प्रेशर कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट है उसको हम लोग कांस्टेंट के टर्म में हटा सकते हैं, प्रेशर को उठा के दूसरी तरफ डाल देते हैं। तो अपना एक्सप्रेशन आएगा V इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिवीजन कांस्टेंट, मतलब अपना एक्सप्रेशन आएगा V इज इक्वल टू के टी। बट हम लोग जैसा कि बताए थे लास्ट क्लास में कि हम लोग को जो ग्राफ बनाने बोला जाएगा, तो यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है वीटी वर्सेस टी का, मतलब वाई एक्सिस पे वीटी चाहिए। तो हम लोग अपने इस इक्वेशन में जो हम लोग का एक्सप्रेशन निकल के आया v इज इक्वल टू के टी, इस इक्वेशन में हम लोग वाई एक्सिस के तरफ या लेफ्ट साइड में वो एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करेंगे, वीटी लाने की कोशिश करेंगे। कैसे ला सकते हैं? तो दोनों तरफ टी मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ अगर टी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एक्सप्रेशन वी टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हम लोगों को लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस वाला एक्सप्रेशन मिल गया, बट राइट साइड में हम बोले हैं टी के साथ ग्राफ बनाना, वी टी वर्सेस टी। तो अपने राइट साइड के एक्सप्रेशन में नीचे टी होना चाहिए, जबकि यहाँ राइट साइड में टी स्क्वायर है। तो ठीक है, टी स्क्वायर है तो रहने दो, जो चीज राइट साइड में है उसको यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। जो चीज लेफ्ट साइड में था उसको वाई मान लिया, लेफ्ट साइड में वीटी था उसको वाई मान लिया, राइट साइड में अपने एक्स एक्सिस में टी होना चाहिए, तो ये टी वाले पार्ट को एक्स मान लो। तो अपना एक्सप्रेशन आएगा वाई इज इक्वल टू के इंटू एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने टी को एक्स मान लिया है। अपना एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। मानसी, अब एक सवाल का जवाब चाहिए हमको। वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ये कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर स्ट्रेट लाइन होता है जी। शेख कुमार, शुभम, शुभम बताओ तुम। वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। पाराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये हम लोग का ग्राफ निकल के आना चाहिए। ये हम लास्ट क्लास में बता चुके थे, तो लोगों को कि एक सब एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू के एक्स स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पाराबोला, एंड y इज इक्वल टू के बाई एक्स हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तीन पार्ट तो रटे हुए होना चाहिए। ये चीजें तुम लोगों को टाइम के साथ फिजिक्स और मैथ्स में मिल जाएगा, बट हम केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव से जो बताए थे वो ध्यान रखना। बाकी ये पीडीएफ हम भेज देंगे तुम लोगों को रेफरेंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ग्राफ और ट्राई करके देखो। कौन सा ग्राफ दिया जाए? चलो ठीक है, पीटी वर्सेस पीटी, सॉरी पीटी नहीं, पी बाई टी वर्सेस टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ट्राई करके देखो, पीटी वर्सेस टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। सॉरी, पी बाई टी वर्सेस टी, पी बाई टी वर्सेस टी। इस सवाल का जवाब कौन देना चाहेगा भाई साहब? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार। यस हाँ अभिषेक कुमार यस सर। बताना, प्रजापति नहीं, अभिषेक कुमार बताओ भाई क्या होगा ग्राफ? सर इधर पीटी सिर्फ आ रहा है एक साइड सर, एक साइड सर टी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या करें?
छोड़ दें? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? PT इज इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी P बाई टी, PT नहीं, P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होता है, सुना है कभी? सर कांस्टेंट से स्ट्रेट लाइन होता है। y इज इक्वल टू 2 ऐसा होता है ना? यस सर। तो y इज इक्वल टू 2, 2 है कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू 2 बोलो या कांस्टेंट बोलो, ये पार्ट हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो सोच सकते हैं ग्राफ क्या होगा। बुझाया अभिषेक कि नहीं बुझाया? अभी अभिषेक कुमार जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। आ गया? बाकी लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से सिंपल सा चीज है, जो तुम लोगों ने 10th क्लास में सीखा है वही चीज करने की कोशिश करो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा है, बस उन चीजों को रिलेट करना है, इसलिए बहुत आराम से। डिस्कशन क्लास लगाने के पीछे सबसे मेन मोटिव ये है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम लोग चैप्टर के साथ नहीं पढ़ा सकते, वो चैप्टर के साथ कहाँ इंक्लूड करें नहीं समझ में आता है, बट वो तो हमारे चैप्टर का इंटीग्रल पार्ट होता है, क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए डिस्कशन क्लास वगैरह अलग से रखना होता है ताकि कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक क्वेश्चन सॉल्विंग से एसोसिएटेड ये सब पार्ट सीखने होते हैं, ये सब स्किल्स हैं जो तुमको आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग में ये तुम्हारी जिंदगी आसान करेगा, जैसे हम तुम लोग को लॉग का कैलकुलेशन बताएंगे, जिंदगी तुम्हारी आसान करेगा केमिस्ट्री के कैलकुलेशन, अभी नहीं बताएंगे, जब टाइम आएगा तब बताएंगे। तब तक के लिए एक सवाल का जवाब चाहिए हमको, लॉग पी वर्सेस लॉग टी एट कांस्टेंट एन एंड पी। ट्राई करके देखो, log p versus log t at constant n and v, sorry v volume। आज क्लास में कौन गायब है भाई? शालिनी गायब है, अच्छा अच्छा, शालिनी आ गई, नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गई। उसके अलावा और कौन गायब है? और भी एक दो लोग गायब है, ओमकार गायब है, ओमकार के अलावा कौन गायब है? और तो ध्यान नहीं आ रहा। सर बन गया। एक सेकेंड, तुम्हारा तुम्हारा मौका आ चुका है, तुम्हारा नंबर आ चुका है, किसी और से पूछेंगे। आयुष बताओ भाई, क्या होना चाहिए 6 नंबर में, लॉग पी वर्सेस लॉग टी, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ भी, अभिषेक द कुमार द प्रजापति, बताइए। स्ट्रेट लाइन पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं। एक तो अपने पास एक्सप्रेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें हम लोगों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठा के दूसरे साइड ले जाएंगे वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सप्रेशन आएगा पी इज इक्वल टू के टी, बट अपने को चाहिए लॉग पी। अगर लॉग पी चाहिए तो लॉग तो दुनिया में दिख ही नहीं रहा हम लोगों को, अगर लॉग नहीं दिख रहा दुनिया में तो ऐसा कर सकते हैं ना कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो log p इज इक्वल टू log kt हो जाएगा। और ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो इसको हम लोग log t प्लस log k बोल सकते हैं, और सामने हो जाएगा log p। अब इस पूरे पार्ट में कुछ नया चीज आ गया, तो जैसे मान लो log 10 की बात करते हैं, कोई बताना चाहेगा log 10 कितना होता है? 1। 1। अच्छा, log 2 कितना होता है? कोई नहीं बताना चाहेगा कि log 2 कितना होता है?
log 2 का वैल्यू याद रखना 0.313, ये अपने काम में आएगा, आईने के इक्विलिब्रियम में काम आएगा। ये सब वैल्यूज कुछ कुछ हम ज़्यादा याद रखने नहीं बोलेंगे केमिस्ट्री में, बहुत कम कम वैल्यूज याद रखने बोलेंगे, बट जिसको बोलेंगे मतलब मान लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम याद रखने बोल रहे हैं, हम बहुत आलसी इंसान है, हमको याद रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल अगर हम याद रखने बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट के नजाकत को समझने की कोशिश करना। बेसिकली log 3 का वैल्यू होता है 0.47 के बराबर, बाकी 2-3 वैल्यू बाद में बताएंगे। तो जैसे एक चीज देखो, log 10 का वैल्यू 1 है, 10 इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर 1 इज अनदर कांस्टेंट, तो 2 ही कांस्टेंट, 0.303 इज आल्सो कांस्टेंट, 3 is a constant, 0.47 is also a constant। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट का log will be a constant। तो जो हम लोगों का यहाँ एक्सप्रेशन आया है log constant, कांस्टेंट का log will be a constant, तो एक्सप्रेशन में हम लोग उसको तो कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिए। अब अपने को y एक्सिस पे दिख रहा log p, और y एक्सिस तो log p के लिए है लेफ्ट साइड में, तो उसको y मान लेते हैं। फिर सामने x एक्सिस पे log t आ रहा, और हमको राइट साइड में log t दिख रहा, तो जो चीज x एक्सिस पे है उसको x मान लो, तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, क्योंकि log कांस्टेंट को c मान लिया था। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो सकता है, या फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता? पहला लाइन और दूसरा लाइन में कौन सा सही है? चलो एक और भी इसमें पार्ट डाल देते हैं, मेरा मन कर रहा है अब, एक और लाइन बना देते हैं, तीसरा लाइन। पहला दूसरा तीसरा में कौन सा लाइन सही होगा? शालिनी बताओ भाई, पहला दूसरा तीसरा में कौन सा लाइन सही होगा? तुम क्लास में लेट का है, इस चीज का तुम्हारे लिए सजा है, बेसिकली तुमको सवाल का जवाब बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा लाइन सही होगा? कोई नहीं बोलेगा जी। हिमांशु? सर तीनों सही हो। तीनों सही होगा? तुम लोग का मैथ्स बहुत अंधेर नगरी में चल रहा है क्या सर जी? पहला वाला सही है। पहला वाला सही होना चाहिए ना ऋषिका, कि दूसरा कि तीसरा? सर पहला दूसरा दोनों। दूसरा। सर दूसरा कैसे होगा? लॉग का वैल्यू 0 थोड़ी ना आता है। लॉग का वैल्यू 0 नहीं आता है, आज तो धराई है ये। log 1 का वैल्यू कितना आता है? 10 to the power 0 equals to 1। 10 to the इसलिए power सर 0 हो is सकता है 0। 10 to the power मतलब 0 is equal to 1। एक तो नया कहानी बता दिया, कौन बोल रहा था ये चीज? सर मतलब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बता रहे हैं, मतलब तो हो सकता है वैसे 0 तो लॉग का वैसे तो वैल्यू तो। 2 to the power 0 is equal to 1 हो सकता है। अरे log 1 is हाँ equal to 0 होता है ना भाई, log 1 is equal to 0, तो log कैन बी इक्वल टू 0, मतलब ये जो कांस्टेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c में, दिस कैन बी 0, तो लाइन कैन पास थ्रू ओरिजिन। अगर ये कांस्टेंट c मतलब log k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, सबसे पहला सिचुएशन, log k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, ये पहला लाइन होगा। अगर log k का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो दूसरा लाइन होगा। अगर log k का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, जब भी हम लोगों का log के अंदर का वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है, तो log का आउटपुट लेस देन 0 आता है, तो थर्ड लाइन भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा सभी लोग कि लॉग वाले पार्ट में क्योंकि वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ये तीनों ही ग्राफ वैलिड है, तीनों में से सारा ग्राफ आराम से अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्मली पहला ग्राफ दिया जाता है, नॉर्मली ये दिया जाता है, बट ऐसा नहीं कि यही होगा, ध्यान रखना तीनों ही ग्राफ सही हो सकता है। ये हमारे लॉग का ग्राफ था जो आपको मालूम होना चाहिए। किसी को ये ग्राफ मालूम है क्या? अच्छा, इस ग्राफ में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। इस ग्राफ में किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं, आराम से पूछ लो, क्योंकि ये तुम्हारे टॉपिक का सबसे भारी डाउट होगा जो हम पूछ सकते हैं, मतलब सबसे भारी पार्ट होगा जो जानना है आपको। सबको समझ में आ गया?
बताओ, इतना आसान चीज है, लोग याद ही नहीं रखते हैं। इसका ग्राफ मालूम है किसी को? e⁻x मालूम है? तो सुना है e⁻x का ग्राफ? y इज इक्वल टू e⁻x, इसका ग्राफ कैसा होता है? किसी को नहीं मालूम? चलो इसको सर्च करके आना। तुम्हारे जिंदगी में एक सर्च इंजन है, इसको सर्च करना। इस चीज को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल पार्ट यहीं से आया है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं e⁻x। ये ग्राफ वाला पार्ट देखना, ये ग्राफ का नेचर देखना। दूसरा y इज इक्वल टू log x, इसका भी ग्राफ देखना। ये दोनों के दोनों ग्राफ एक बार देखना। मैथ्स के बुक में अगर सर्च कर पाओ तो ज्यादा बेटर है, मतलब हम सजेशन नहीं कि मैथ्स के बुक में सर्च करना, ज्यादा बेटर है, बट अगर नहीं भी है तो भी एटलीस्ट इस ग्राफ को देखना। ये दो ग्राफ तुम्हारी जिंदगी के काफी इंटीग्रल पार्ट में रहेगा, हम लोग हमेशा इस चीज को यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ का नेचर चल रहा है, इस तरह का वर्ड हम लोग यूज करेंगे, इसलिए ग्राफ वाले पार्ट को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब मेरे हिसाब से ग्राफ का सवाल बनना चाहिए, तो तुम लोग एक छोटा सा काम करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक जगह पे ग्राफ दे रखा था, z वर्सेस n या z वर्सेस 1/n, उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू z/n। तो शायद वेलोसिटी वर्सेस z का ग्राफ था, वेलोसिटी वर्सेस n का ग्राफ था, या वेलोसिटी वर्सेस z का ग्राफ था। उससे एसोसिएटेड एक सवाल दे रखा था जो हम छुड़वा दिए थे, बोले थे इसको ट्राई कर लेना। अब आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और हम तुम लोग को जिंदगी का सच बताते हैं, बड़ा मजा आएगा सुन करके। एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, जो हम लोगों ने सुना था, वेट अपॉन मोलर मास। इसको हम मोल कंसेप्ट में बता सकते हैं, बट ये सब चीजें अगर हम मोल कंसेप्ट में बताने लगे तो मोल कंसेप्ट कम से कम 5 महीना पढ़ाना पड़ेगा, जो तुम्हारे बस की नहीं है। 5 महीने पढ़ा देंगे मोल कंसेप्ट, तुम लोग परेशान हो जाएगा सब, पता चला घर वर से छलांग मारना शुरू कर दे, क्या चल रहा है जिंदगी में, सब डिप्रेशन में आ जाएगा। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास है, तो हम लोग अगर ऐसा लिखें टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास टोटल। तो जैसे टोटल मॉलिक्यूलर मास जैसा कोई चीज नहीं होता, एवरेज बोल सकते हैं, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स दे रखे, ABCD इस टाइप का कुछ दे रखा, अगर हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट्स लिया है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C। इसका टोटल वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, सॉरी वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B प्लस वेट ऑफ C। बट इसका जो मोलर मास है दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज मोलर मास या फिर मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, दोनों में से जो वर्ड यूज करना है आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा चीज हम लोगों के पास शायद आ जाएगा, जो देख के मालूम पड़ रहा है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स इनटू मोलर मास एवरेज इज इक्वल टू वेट टोटल। ऐसा एक छोटा सा पॉइंट आ सकता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अब इसमें हम एक मजेदार चीज ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने एक चीज सुना है, ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के टाइम पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत लोग बताए थे इसके बारे में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन सेम। तो अगर मास टोटल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी एसोसिएटेड, इट ऑलवेज रिमेन सेम, दैट मीन्स द वेट टोटल इज अ कांस्टेंट। लेकिन एक रिएक्शन के टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर सकता है। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो N2 प्लस H2 अगर प्रोडक्ट में NH3 बना रहा, तो हम लोग जब इसको बैलेंस करते हैं तो ऐसा कुछ आता है कि N2 के आगे कोफिशिएंट 1 है, H2 के आगे कोफिशिएंट 3 है, और NH3 के आगे कोफिशिएंट 2 है। अगर हम लोग रिएक्टेंट को लेते हैं, T इक्वल टू 0 की बात करते हैं, जस्ट एकदम रिएक्शन शुरू करवाना है, नंबर ऑफ मोल्स N2 का 1, H2 का 3, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स अभी अपने पास 4 के बराबर है। बट जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब T इक्वल टू कंप्लीशन कर देते हैं यहाँ पे, रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया तो रिएक्शन के कंप्लीशन पे N2 खत्म हो जाएगा, H2 खत्म हो जाएगा, और NH3 का 2 मोल बनेगा। मतलब प्रोडक्ट में अपने को 2 ही मोल दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है
कि शुरू में जितना मोल्स था उतना मोल्स नहीं रह रहा। कहीं भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स जैसा कोई चीज नहीं है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स चल रहा है। एटम का कंजर्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं है। टोटल मोल्स आराम से चेंज हो सकता है रिएक्शन के टाइम पे। तो एक चीज दिख रहा हमको कि ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ये रिएक्शन के टाइम पे आराम से वेरिएशन में जा सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। तो जो चीजें कांस्टेंट नहीं होती, जो चीजें चेंज कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ऐसा हो गया पहला चीज। दूसरा एक और चीज बोलते हैं हम। शुरू में N2 था और H2 था, इसका जब एवरेज मोलर मास निकालेंगे तो ये वैल्यू कुछ अलग निकल के आएगा। और बाद में जो प्रोडक्ट बना, क्योंकि बाद में केवल एक ही प्रोडक्ट है तो इसका मोलर मास 17, यही अपना एवरेज मोलर मास बन जाएगा। तो अगर हम लोग शुरू में मोलर मास एवरेज निकालते हैं तो हम लोग का मोलर मास वाला पार्ट 28 और यहाँ वाले पार्ट में 1, इसका एवरेज टाइप का कुछ निकल के आना चाहिए। लेकिन बाद में हम लोग का मोलर मास वाला पार्ट 17 निकल के आ रहा। तो इसका मतलब हम लोगों का एवरेज मोलर मास इज ऑल्सो अ वेरिएबल। केवल टोटल मास इज कांस्टेंट बट बाकी दोनों चीजें वेरिएबल हैं। तो हम लोग एक जिंदगी में यहाँ ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ को आज तक हम कभी नहीं देखे हैं सवाल में, मतलब कभी सवाल आया नहीं है इसके ऊपर किसी भी एग्जाम में, और हम आज तक इसके ऊपर कभी क्वेश्चन फ्रेम करते हुए देखे भी नहीं कहीं पे, इसलिए हमको ये सवाल बहुत ही मजेदार लगता है। हमको ऐसा लगता है कि ये ग्राफ पूछा जा सकता है जिंदगी में कभी भी। अगर कभी जिंदगी में सवाल ये आया किसी एग्जाम में तो तुम लोगों को बताएंगे देखो ये सवाल आ गया, हम प्रिडिक्ट किए थे 2021 में, प्रिडिक्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे कि ऐसा सवाल आने वाला है। तो नंबर ऑफ टोटल मोल्स बाई मोलर मास एवरेज, इसका ग्राफ ट्राई करके देखो क्या होना चाहिए, सोच के देखो एक बार ग्राफ। सर हाइपरबोला। हाइपरबोला पक्का? हाइपरबोला, पाराबोला, क्यों नया बोला? सिंपल सा इक्वेशन देखो और इक्वेशन के हिसाब से सोचो। नंबर ऑफ टोटल मोल्स इनटू मोलर मास एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेट। जो चीज y एक्सिस पे है उसको y मान लिया, तो नंबर ऑफ टोटल मोल्स y एक्सिस पे है इसको y मान लिया। जो चीज x एक्सिस पे है उसको x मान लो। तो यहाँ से y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, मतलब y इज इक्वल टू k बाई एक्स आएगा ग्राफ में, और y इज इक्वल टू k बाई एक्स रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वर्ड हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बेसिकली हम लोग, और ये हाइपरबोला जो होता है ये मतलब ऐसा नहीं, इतना ऊपर नहीं होता, थोड़ा इसको ऐसा इन्फिनिटी पे टच करता है, ऐसा मानते हैं हम लोग कि लाइन जो है वो एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है मैथ्स में, ये वर्ड याद रखना, एसिम्प्टोट। जब भी कभी कोई ग्राफ किसी एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा तो वहां पे हम लोग ये वर्ड एसिम्प्टोट आराम से लगा सकते हैं। तो हम लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ निकल के आएगा। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, जैसे देख सकते हैं हम लोग ग्राफ में, अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे चले गए तो नंबर ऑफ मोल्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ वेट आ जाएगा, सॉरी मोलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को नीचे लेके जाते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग दूसरा वेट आ जाएगा, और नीचे लेके जाओ उससे करस्पॉन्डिंग जो एवरेज मोलर मास है वो बढ़ता जाएगा। तो इस चीज का एक थ्योरेटिकल सवाल फ्रेम किया जा सकता है कि जैसे जैसे रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन का मोलर मास घटता जाएगा। रिएक्शन का मोलर मास इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ये चीज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में रियलाइज करेंगे। जो चीज मैंने आज तुम लोगों को बताई है वहां पे ज्यादा बेटर या ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा कि हम क्यों तुम लोगों से एवरेज मोलर मास का डिस्कशन कर रहे थे। बेसिकली ग्राफ वाले पार्ट में अगर किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। ग्राफ वाले पार्ट को बनाने में जिसको भी डाउट है पूछ लो, बेहिचक पूछो। डाउट पूछते वक्त तुम लोग का डिस्कशन क्लास है, डिस्कशन क्लास में तुमको जो पूछना है पूछ लो। मतलब अपने पर्सनल लाइफ की चीजों को छोड़ करके, प्यार मोहब्बत की चीजों को छोड़ करके जो पूछना है पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, या फिर तैयारी से रिलेटेड। डिस्कशन क्लास का मेन इंटेंशन यह है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है। अगर इसमें डाउट नहीं है तो अब हम कुछ नया टॉपिक का डिस्कशन कर सकते हैं। अगर और किसी को कुछ पूछना है कि सर ये टॉपिक बता दीजिए, सर ये टॉपिक बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए, वैसा बता दीजिए, तो पूछ सकते हैं आराम से।
कोई डाउट है किसी को तो बताओ, किसी भी नए टॉपिक को सीखना है तो बता सकते हैं। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छा हाँ एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल्दो ना हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 6-7 मिनट का ही टाइम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद कराना हम नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। है छोटा टॉपिक लेकिन ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का टॉपिक है, एग्जैक्टली 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे एग्जाम में उस चीज़ का क्वेश्चन नहीं आने वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और कोई डाउट, कोई छोटू मोटू टॉपिक, सर ये चीज़ बता दीजिए, ये बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए, वैसा बता दीजिए, तो बोलो। सर लास्ट क्लास में डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट बोले थे, बताएं। अच्छा, तो डीजनरेशन का कंसेप्ट भी तो लंबा ही टॉपिक है, उसके लिए आधा घंटा चाहिए, तो वो भी चलो हम अगले डिस्कशन क्लास में बता देंगे। और कुछ डाउट तो बताओ। ये सब टॉपिक याद रखना, जैसे नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले बोलना कि सर ये टॉपिक बता दीजिए, तो पहले वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे आराम से। सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब केमिस्ट्री के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, फिजिक्स का टॉपिक है, बट दे दिया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो उसमें पढ़ा दिया जाता है। पूरे बुकलेट में तुमको मुश्किल से 2 या 3 या 4 सवाल मिलेगा। और कोई डाउट तो बताइए। हमारा एक डाउट है, कब लॉकडाउन खत्म होगा, सरकार कब खोलेगी, कोचिंग वोचिंग कब खोलेगी? ये वैसे सबका ही डाउट है, लेकिन स्टिल मेरा बहुत ज्यादा डाउट है, हम परेशान हो गए हैं। लोगों का सवाल सुन सुन के परेशान हो गए, सर कब लॉकडाउन खुलेगा सर। बोले हम क्या करें, हमको तो मजा आ रहा है खैर ऑनलाइन क्लासेस में, आराम से घर बैठे बैठे क्लासेस लो। तुम लोगों को भी मजा ही आता हो कुछ कभी कभी, अरे यार कहीं जाना आना नहीं पड़ता, घर में बैठे बैठे चिल मारो आराम से, जैसे पढ़ाई करना पढ़ाई कर लो। ऐसा नहीं तो कोचिंग में जाना तो सज धज के जाते हैं, लड़के लोग मेकअप करने में 1-1 घंटा लगाती है, टाइम ही नहीं मिल पाता है, स्कूल से लौटे फिर कोचिंग जाए, कब कब मेकअप करे कब नहीं करे कुछ नहीं मालूम पड़ता है। लड़का लोग अपना बाल सेट करने में लगा रहता है आधा आधा घंटा, बाल सेट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सर को स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं, फिर लगता है कि नींद आ रहा है लेकिन बाल सेट करना पड़ता है, आधा घंटा तो उसी में निकल जाता है, सर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उस सब चीज़ का टाइम बच रहा है बेसिकली सबका। कोई और डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हम जब सवाल पूछने लग जाएंगे ना तुमसे तो दिक्कत हो जाएगा। डिस्कशन क्लास का मतलब ये नहीं कि केवल डाउट, डिस्कशन क्लास में हम भी तुम लोगों का सवाल पूछ के मजाक बनाना शुरू करेंगे, तो देख लेना। और क्लास जो भी मिस करेगा डिस्कशन क्लास, उसको अलग से क्लास लेगा। चलो ठीक है, तो आज का डिस्कशन क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों टॉपिक्स हमको ध्यान दिलाना, पहले हम एक दिन फोटो इलेक्ट्रिक पे डिस्कस करेंगे, फिर किसी और डिस्कशन क्लास में हम डीजेनरेसी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही यूनिक है, मतलब इसके ऊपर सवाल आ चुका है इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। डीजेनरेसी वाला पार्ट एक स्टेटमेंट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाता था। ऑल्दो सवाल आया है तो काफी डिटेल में इसका डिस्कशन कर लेना चाहिए ताकि तुमको आइडिया रहे कि ये होता क्या चीज़ है। उसके अलावा तुम लोगों को हम केमिकल बॉन्डिंग का कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे, लेविस स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड, जब तुम लोग उस टॉपिक को सीख लेगा तब उसके बाद, और उसके बाद हम लोग का आगे का टॉपिक चलेगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए सबको टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।